Good morning, students. Myself, Preeti Bhandari, and today we are going to study chapter number 5th, the fundamental unit of life. ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है हमारी टेक्स्ट बुक में, और हम एक एक करके चैप्टर पढ़ेंगे। एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का, देन हम लोग फिज़िक्स का एक टॉपिक लेंगे। तो ऐसे हम तीनों को साथ में लेके चलेंगे। तो केमिस्ट्री का हमारा एक चैप्टर हो चुका है। सुरेंद्र सर ने आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया जो कि केमिस्ट्री की बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, और जैसे मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, केमिस्ट्री की जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है कहाँ से आई, कैसे मॉलिक्यूल और एटम्स जो है कैसे उनका डिस्कवरी हुआ, और कैसे वो टर्म्स जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिया। तो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और इनके पीछे जो रीज़न्स हैं ये आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का वो हम बाद में लेंगे। आज देखेंगे हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, जैसे कि इसका नाम है चैप्टर का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें फंडामेंटल का मतलब क्या है? देखिए, यूनिट लाइफ की फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो बेसिक यूनिट है, जो आधार है किसी लिविंग बॉडी का। मतलब कोई भी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, कहाँ से होता है, वो है फंडामेंटल यूनिट। और जिससे होता है, जिसकी बार बार रिपीटेशन से होता है बॉडी का फॉर्मेशन, उस चीज़ की हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। देखिए, 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो एक ट्री होता है उसकी बार्क यानी कि जो छाल होती है उसको लिया उन्होंने, और उसका जो एक पार्ट है जिसका नाम है कॉर्क, उस पार्ट को उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने ये नोटिस किया कि उसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे, लाइक हनी कॉम। आप हनी कॉम को अगर कभी देखेंगे गौर से तो उसके अंदर ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स। तो ऐसी स्ट्रक्चर उन्होंने नोटिस किया उसके अंदर। बाद में इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया गया सेल्स। क्या नाम दिया गया? सेल्स। ये जो सेल है इसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। ये एक लैटिन, इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ लिटिल रूम, जिसका मतलब होता है एक छोटा बंद कमरा। मतलब कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर जो क्लोज्ड है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक ट्री की बार्क को लिया और उसका जो कॉर्क पार्ट था उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया, और उन्होंने देखा छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, और फिर उन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया गया सेल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल? सेल is come from a Latin word which means a little room. देखिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बार्क होता है, जो छाल होती है ट्री की, वो डेड पार्ट होता है, वो लिविंग नहीं होता, वो डेड पार्ट होता है। तो कॉर्क भी डेड हुआ, तो जो उसके अंदर सेल्स हैं वो भी डेड है, मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं, वो लिविंग नहीं है। तो वो जो सेल जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ऑब्ज़र्व किया था या डिस्कवर किया था, वो कैसा सेल था? डेड सेल था। तो ये क्वेश्चन कभी पूछ भी लेते हैं कि जो रॉबर्ट हुक थे, या डेड सेल किसने डिस्कवर किया, तो आपको ध्यान में रखना है रॉबर्ट हुक ने इन 1665। देखिए, सेल जो है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, सेल जो है वो बेसिक यूनिट होती है लिविंग की।
क्योंकि सेल ही है जिससे कोई बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अगर आप किसी भी लिविंग बॉडी को देखेंगे तो उसकी जो इनिशिएशन है, जो शुरुआत है बनने का, जो फॉर्मेशन की, वो किससे होती है? सिंगल सेल से होती है। एक सेल जो है वो ही पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, देखिए सेल जो है वो बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, जिसके बिना कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बॉडी जो है वो नहीं बन सकती। सो सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल से ही फॉर्मेशन होता है टिश्यूज़ का। देखिए टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल है, और कोई भी टिश्यू जो है वो फॉर्मेशन करता है ऑर्गन का, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक इंडिविजुअल यानी एक बॉडी। ठीक है, तो सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सेल के बारे में ही। जब फर्दर ऑब्जर्वेशन होनी शुरू हुई तो एक एक्टिविटी हमारी बुक में दिया हुआ है, अनियन पील अंडर द माइक्रोस्कोप। देखिए एक अनियन को जब हम लेते हैं और उसकी जो एपिडर्मिस होती है, बिल्कुल जो बाहरी लेयर होती है, अगर हम उसको निकालें, जो बिल्कुल जो बहुत ही थिन लेयर होती है, उसको हम निकाल के अंडर माइक्रोस्कोप जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नज़र आते हैं ऐसे। ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये सेल हैं, ये उनकी सेल्स हैं, और इसकी आउटर लेयर हमें नज़र आती है, बाउंड्रीज नज़र आती हैं। बाउंड्रीज के साथ साथ सेंटर में एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर नज़र आती है, पॉइंट नज़र आते हैं हर कंपार्टमेंट के सेंटर में। इन पॉइंट्स को कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि कंट्रोलर ऑफ सेल होते हैं, जो कि सेल को पूरा कंट्रोल करते हैं। तो जब हम अनियन पील को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो हमें 3 मेन स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं। एक न्यूक्लियस, एक उसकी बाउंड्री जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, एक जो कलर्ड पार्ट होता है, क्योंकि हम उसके अंदर कुछ पिगमेंटेशन के लिए कुछ डालते हैं और जिसकी वजह से कलर्ड हमें नज़र आती है स्ट्रक्चर। तो वो जो कलर्ड पार्ट है वो है सेल फ्लूइड, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। अभी हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जब अनियन पील को हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ 2-3 पार्ट हमें सेल के नज़र आते हैं, जिनमें से न्यूक्लियस नज़र आता है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, और आउटलाइन जो होती है उसकी बाउंड्री वो होती है सेल मेम्ब्रेन, एंड और जो उसका फ्लूइड होता है कलर्ड पार्ट वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। ओके, देखिए these small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. These structures are called cells. ठीक है, onion bulbs of different sizes have similar small structures regardless of size of the onion they came from. देखिए अनियन चाहे किसी भी साइज़ का हो, अगर हम उसकी एपिडर्मिस को, उसकी आउटर लेयर को जब हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके सेल्स का जो साइज़ होगा वो सिमिलर होगा। ऐसा नहीं है कि बड़ी अनियन के जो सेल्स हैं वो आपको बड़े साइज़ में नज़र आए और छोटी अनियन के जो सेल्स हैं वो आपको स्मॉल साइज़ के नज़र आए। तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता है अनियन बल्ब के साइज़ पर। सेल्स जो हैं उनका साइज़ वैसा ही रहता है, चाहे वो आप छोटे अनियन ले लीजिए या बड़ी साइज़ के अनियन ले लीजिए। तो ये थोड़ा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ डिस्कवरीज़ की है इम्पॉर्टेंट। ये आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए रॉबर्ट हुक के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। 1665 में इन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की, लेकिन वो सेल कैसा था? डेड सेल था। देखिए अगर क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की, तो हमेशा रॉबर्ट हुक आएगा, क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया कि वो लिविंग सेल है या डेड सेल है।
लेकिन अगर मेंशन कर दे कि डेड सेल किसने की तो रॉबर्ट हुक आएगा, और अगर लिविंग सेल किसने की तो वो ल्यूवेन हॉक आएगा। देखिए ल्यूवेन हॉक ने 1674 में सबसे पहले फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की, जो कि उन्होंने पॉन्ड में देखा एक, ठीक है। देन एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने 1831 में सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस जो कि सेंटर होता है किसी भी सेल का, जो कि हेड पार्ट होता है, कंट्रोलर होता है, वो अभी हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट 1839 में एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे, जिन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की, जो कि सेल का फ्लूइड होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट आप लोगों की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, बट आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चंस यहाँ से अराइज होते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके बाद देखें कि 2 साइंटिस्ट को मेंशन किया हुआ है आप लोगों की बुक में, एक थे शील्डन और एक थे श्वान, एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी जिसका नाम रखा गया सेल थ्योरी, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेल कैसे बनते हैं, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सेम थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड किया गया एक साइंटिस्ट द्वारा जिनका नाम था वर्चो, और उन्होंने इस थ्योरी को एक्सपैंड करके ये कहा कि जितने भी सेल्स होते हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट जो हुए हैं उन्हीं सेल से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब कोई एक सेल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, वो खुद डिवाइड होके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है। यानी कि सेल के अंदर डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, पावर होती है, और वो यूज़ करके वो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमें बताया था साइंटिस्ट वर्चो ने। तो ये पूरा सेल थ्योरी के अंदर आता है। तो आप लोग को ये शील्डन, श्वान ने क्या कहा और वर्चो ने जो कहा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये आपको ध्यान रखना है सेल थ्योरी के अंदर। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। देखिए जब मैग्नीफाइंग लेंसेज का डिस्कवरी और इन्वेंशन होता गया, तो जितना ज़्यादा मोर पावर लेंसेज का इन्वेंशन होता गया, वैसे वैसे और सेल्स के अंदर की डिटेलिंग जो है, डिटेल में स्ट्रक्चर्स की स्टडी होने लगी। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे कि सेल क्या है और सेल के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग इज नोन एज सेल। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर और जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल कहलाती है। देखिए इसमें बेसिक स्ट्रक्चरल भी बोला है और फंक्शनल भी बोला है। ये किस लिए बोला है? स्ट्रक्चरल इसीलिए बोला है क्योंकि जो सेल है वो ही किसी लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है, ठीक है। ऐसे ही फंक्शनल यूनिट इसीलिए बोला है क्योंकि फंक्शन करती है। क्या करती है? फंक्शन करती है। कोई भी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं, वाइटल फंक्शंस जो बॉडी हमारी परफॉर्म करती है, वो तभी हो पाता है पॉसिबल जब उनके जो सेल्स हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जब तक सेल कोई बॉडी का फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा, तब तक वो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा स्टमक है, स्टमक जो है वो हमें पता है कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है डाइजेशन के लिए। तो वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो तभी रिलीज़ होता है जब उनके जो सेल्स हैं, हमारे स्टमक के जो सेल्स हैं वो रिलीज़ करती हैं। तो कोई भी बॉडी का जो ऑर्गन है, टिश्यू है, वो तभी परफॉर्म कर पाता है जब उसके सेल्स वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा गया है। अब देखिए, एनिमल्स जो है वो 2 तरीके की होती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर मतलब यूनी मतलब सिंगल
एंड मल्टी मीन्स मैनी। तो कुछ ऑर्गेनिज्म मेंशन किए हुए आप लोग की बुक में दिए हुए हैं, ये ध्यान रखने हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल्ड होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल्ड होते हैं उनके एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये ध्यान रखने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि एक एग्जाम्पल बताइए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का, ये 2 एग्जाम्पल बताइए, या फिर पूछ लेते हैं कि क्लेमाइडोमोनास इज सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने हैं आपको चारों एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी सेल्स, ऑर्गेनिज्म हैविंग मैनी सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं उसके अंदर, जैसे फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, humans are also included in animals. So these are the examples of multicellular organism. Next देखिए, every multicellular organism has come from a single cell। जैसे आप लोग को मैंने अभी बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ से आते हैं, सिंगल सेल से आते हैं। वो सबसे पहले सिंगल सेल्ड होते हैं, उसके बाद फर्दर डिवीजन वो सेल करता है और फिर एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है, फिर वो मल्टी सेलुलर बन जाता है। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, वो अपने ही जैसे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पहले ऑलरेडी सेल है वो ही फर्दर डिवाइड होके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम एक एक करके सेल के पार्ट्स की स्टडी करेंगे। ऑलराइट, अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, वो मेम्ब्रेन जो कि पूरे सेल को कवर किए हुए हैं और आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। ठीक है, कोई भी सेल है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है इसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और नेक्स्ट देखिए इसका अगर हम फंक्शन देखें तो इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है, तो ये कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर एंट्री लें और कुछ मटेरियल को अलाउ करती है कि वो एग्ज़िट लें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये काफ़ी सेलेक्टिव होती है, क्योंकि ये कुछ ही मटेरियल को ये अलाउ करती है एग्ज़िट करने के लिए और एंट्री करने के लिए। ये हर किसी मटेरियल को नहीं एंट्री देती है सेल के अंदर। तो इस वजह से इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये परमिट करती है कुछ ही सेलेक्टिव मटेरियल्स को कि वो सेल के अंदर एंट्री लें और कुछ ही मटेरियल को ये परमिट करती है कि वो एग्ज़िट लें। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, जो प्रोसेस है डिफ्यूजन, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को कि डिफ्यूजन जो है वो गैस और लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। अब वो गैसेस में भी होता है और वो लिक्विड स्टेट में भी होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है और ऑक्सीजन को इनहेल करती है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, और वो किसके
थ्रू होता है, मतलब बीच में क्या होती है उसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन। देखिए कोई भी सेल है, जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हमारी एक एक सेल तक पहुंचती है, और जब सेल फंक्शन करते हैं तब जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे CO2 इज़ अ वेस्ट, तो वो हमारी बॉडी से निकलती है, तो वो सेल से ही तो निकलती है, और फिर लंग्स में इकट्ठे होके हर सेल से लंग्स तक आने के बाद फिर लंग्स से वो एक्सहेल होती है, बाहर जाती है। तो जो ये प्रोसेस होता है गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और बीच में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इनको परमिट करती है। तो एक इम्पॉर्टेंट हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो मूवमेंट होता है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन, और किसके थ्रू होता है, थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखेंगे हम कि CO2 ये होता कैसे। देखिए CO2 इज अ सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सर्टेड आउट बाय द सेल। CO2 जो है वो वेस्ट होता है किसी सेल का, और उसको ज़रूरत होती है कि वो बाहर निकले, हमारी जो सेल है वो उसको बाहर निकालती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज हायर इनसाइड द सेल एंड लोअर एट आउटसाइड। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डिफ्यूजन जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जहाँ पे CO2 ज़्यादा होगी वहाँ से मूवमेंट कहाँ होगा, कम वाली जगह में, और जहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी तो वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा से कम की तरफ होगा। डिफ्यूजन में मूवमेंट हमेशा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। अब देखिए सेल ने कोई भी फंक्शन परफॉर्म किया, उसमें से जो भी वेस्ट निकला, CO2 जो वेस्ट निकला, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा होगी उसकी कंसंट्रेशन, और सेल के बाहर कम होगी, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन कब इनहेल होता है, जब ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा हो और अंदर कम हो, तभी मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ होगा। तो जब CO2 का मूवमेंट हो रहा है तो वो अंदर से बाहर होगा, क्योंकि अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है। सो द मूवमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर तब करेगी जब इनसाइड ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और बाहर ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा। Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion when the level of oxygen inside the cell decreases. ठीक है। Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cell. इसीलिए diffusion जो है एक important process है जिसके थ्रू gases का exchange होता है। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि diffusion क्या है। Diffusion is the process in which movement of molecules takes place through higher concentration to lower concentration, ठीक है। और जब ये डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होने लगे तो इस डिफ्यूजन को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। देखिए एक टर्म मैंने नया बोला है, इसका मतलब अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डिफ्यूजन जो है वो उसकी डेफिनेशन होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, या गैसेस मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब ये मूवमेंट किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होने लगे तो वो डिफ्यूजन कहलाता है ऑस्मोसिस। देखिए movement of water molecules from higher water concentration to lower concentration through semi permeable membrane। semi permeable membrane का मतलब सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, till equilibrium reached, तब तक जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। देखिए मूवमेंट तब तक
होता रहता है जब दोनों अंदर और बाहर की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल ना हो जाए। जब इक्वल हो जाती है तो मूवमेंट होना बंद हो जाता है। ठीक है, देखिए ऑस्मोसिस जो है वो 3 तरीके से होता है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमने एक सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन के अंदर हमने एक सेल डाल दिया है। एक सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाल दिया, एक सेल डाल दिया। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन यानी कि प्लेन वाटर नहीं है, सॉल्यूशन होता है एटलीस्ट 2 उसके अंदर कंपाउंड्स होने चाहिए, 2 तरीके के। लाइक वाटर के अंदर हमने अगर सॉल्ट को घोल दिया या फिर हमने शुगर डिज़ोल्व कर दी उसके अंदर, तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, तभी वो एक सॉल्यूशन कहलाता है। तो पानी के अंदर या तो हमने सॉल्ट डाल दिया या फिर हमने उसके अंदर शुगर डिज़ोल्व कर दी, दोनों ही सॉल्यूशन है। तो जब हमने लिया एक सॉल्यूशन, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एक सेल डाल दिया, सिंगल सेल। अब क्या होगा, देखिए 3 पॉसिबिलिटी होती है, या तो पानी अंदर से बाहर जाए, या पानी बाहर से अंदर जाए, या फिर पानी जाए ना, कहीं पे भी ना जाए, मूवमेंट हो ही ना। तो मूवमेंट जो है वो 3 तरीके से पॉसिबल हो सकती है। उन तीनों कंडीशन की वजह से इनके नाम दिए गए हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। देखिए ये जो टर्म है ये हम जनरल यूज़ करते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम एंड हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा, यानी ज़्यादा। देखिए ये जो टर्म है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये जो तीनों टर्म्स हैं ये रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में बोली गई है, सेल के रिस्पेक्ट में। देखो हाइपो का मतलब क्या बोला मैंने, कम, यानी कि इस कंडीशन में हाइपोटोनिक में सेल की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से कम होती है। ये जो भी टर्म्स हैं ये किसके रिस्पेक्ट में बोली गई है, सेल के रिस्पेक्ट में बोली गई है। तो देखिए हाइपोटोनिक में सेल की कंसंट्रेशन कैसी होगी, कम होगी। आइसोटोनिक में सेल की कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी। आइसो मीन्स सेम, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन कैसी होगी, सेम होगी। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब होता है, हाइपर मीन्स ज़्यादा, यानी कि सेल की कंसंट्रेशन कैसी होगी, ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी और सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तीनों टर्म समझ में आई। हाइपोटोनिक मीन्स सेल की कंसंट्रेशन और जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है सेल की कंसंट्रेशन उससे कम है। आइसो मीन्स दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। हाइपर मीन्स सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन से। अब देखिए जब क्योंकि डिफ्यूजन तभी होगा या ऑस्मोसिस तभी होगा जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा। तो तीनों 2 कंडीशन में तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ रहा है और एक में नहीं आ रहा। तो जिसमें कंसंट्रेशन दोनों की बराबर है उसमें मूवमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि मूवमेंट तभी होता है जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट हो, यानी कि उनमें डिफरेंस प्रेजेंट हो। इसमें तो सेम है तो इसमें मूवमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, हाइपोटोनिक में कंसंट्रेशन सेल की कम होती है तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ। तो अगर अंदर की कंसंट्रेशन कम है, बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, बाहर से अंदर की तरफ। क्लियर। सिमिलरली हाइपोटोनिक में क्या होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन अंदर की ज़्यादा है और बाहर की कम है तो अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट होगा, और इस कंडीशन में तो मूवमेंट होगा ही नहीं। तो देखिए हाइपोटोनिक में जब बाहर से कंसंट्रेशन सेल के अंदर जाएगी तो सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अंदर मूवमेंट हो रहा है। तो सेल जो है वो कैसे स्वेल अप हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी। और हाइपरटोनिक में क्या होगा,
क्योंकि बाहर अंदर से बाहर पानी आ रहा है, कंसंट्रेशन बाहर आ रहा है, तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन में क्या हुआ ये आप लोग को ध्यान रखना है। हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो सेल है उसका साइज बढ़ जाता है क्योंकि मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ होता है। आइसोटोनिक में दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, इसीलिए मूवमेंट होता ही नहीं है, इसीलिए सेल विल स्टे द सेम साइज, यानी जो साइज सेल का है वो वैसा ही रहेगा। और हाइपरटोनिक में सेल का जो साइज है वो कम हो जाता है क्योंकि सेल जो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, सेल से सॉल्यूशन की तरफ होता है, इसलिए सेल विल श्रिंक। नेक्स्ट देखेंगे, ये तीनों आप लोग को ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है, अगर हम देखें डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल लें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स, जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो प्लांट एब्जॉर्ब करती है वाटर को, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और डिटेल में देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि वो मूवेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, तो किससे बनी होती है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स से। तो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन enables द सेल टू engulf इन फूड। देखिए क्या कह रहा है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो उसको इनेबल करती है, यानी कि उसको इस योग्य बनाती है कि वो अपने फूड को इजीली एंगल्फ कर जाए, यानी कि खा जाए। देखिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। आप लोगों को मैंने अमीबा के बारे में बताया है, स्यूडोपोडिया के बारे में बताया, प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी की है अमीबा की, कि अमीबा जो है वो इरेगुलर शेप का होता है और वो ऐसी स्ट्रक्चर होती है उसकी, ऐसे मूवेबल होता है, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो ऐसे मूवेबल होती है। जब उसको फूड नज़र आता है तो उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो स्यूडोपोडिया बना के उस फूड को एंगल्फ कर जाती है, करती है कि नहीं करती, इसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को ध्यान हो तो ये जो स्यूडोपोडिया बनते हैं, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स, जो फॉल्स लेग ये फॉर्मेशन करते हैं फूड को एंगल्फ करने के लिए, तो ये मूव तभी कर पाते हैं जब इनकी जो आउटर लेयर है, क्योंकि अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और सिंगल सेल जो है, और सेल की आउटर मोस्ट क्या लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है तभी तो ये मूव कर पाते हैं, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल ही नहीं होगी तो ये मूव ही नहीं कर पाएगा, एक पर्टिकुलर शेप गेन करके बैठा रहेगा। तो ये सिंगल सेल है और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये फूड को एंगल्फ कर जाता है। क्लियर, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस की के थ्रू ही अमीबा अपने फूड को एंगल्फ कर जाता है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का एक फ़ायदा है। तो आज का यहीं तक हमें पढ़ना है, बाकी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो नोट्स हैं वो आप लोग को प्रॉपर बनाने हैं, तो आज से इस चैप्टर के नोट्स आप बनाने शुरू कर दीजिए और लिख लीजिएगा जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाया पूरा। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।